जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को देखने जा रहे हैं। यानी कि जो भी साथियों आपके पूरे मॉडल पेपर, जो भी आपके साथियों सिलेबस है, उस सिलेबस पर आधारित ये पूरा मॉडल पेपर है। मेरा मानना है साथियों कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रियल अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो बहुत तेजी के साथ साथियों सबसे पहले 25 सवाल हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के। मैं कहता हूं साथियों कि अगर ऐसे ही जीएस के आपके सामने 25 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका स्कोर कितना रहना चाहिए। मेरा मानना है साथियों अगर आपका स्कोर 12 से 13 का रहता है तो ये समझ लीजिए बहुत बेस्ट आपका स्कोर रहता है, ठीक है ना। चलिए तो 25 में से 12 से 13 सवाल करेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के भी देखेंगे और साथियों मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखेंगे। तो पहला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके शपथ कौन दिलाता है, मुझे बताइए। तो देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है ना ये उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद देखिए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात करें साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन ही भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए येन कहां की मुद्रा है, देखिए येन बहुत पूछी जाती है कि कहां की मुद्रा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जापान की मुद्रा है आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, मुझे बताइए। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी साथियों क्या है, ताशकंद है। क्या है साथियों उज्बेकिस्तान की राजधानी, ताशकंद है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में साथियों आएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है साथियों, केरल में स्थित है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस घराने को रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है, तो किस घराने को, मैं कहूंगा किराना घराने को किस नाम से जाना जाता है, रंगीला घराने के नाम से जाना जाता है किराना घराने को। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है, तो बनारस घराने से साथियों कौन संबंधित है, सिद्धेश्वरी देवी इनका नाम है और सिद्धेश्वरी देवी ही साथियों बनारस घराने से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, मुझे बताइए। चलिए मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें साथियों कहां पर है, तो मां से मीनाक्षी मंदिर और मां से मदुरै, यानी कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, मदुरै में है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि कृष्णाट्टम, क्या कृष्णाट्टम किस राज्य का एक नृत्य है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि अगर किसी के अंत में, किसी भी नृत्य के अंत में अगर अट्टम आ जाता है तो वह हमेशा कहां का नृत्य होगा, वो हमेशा केरल का नृत्य होगा। इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यानी कि मारूनी नृत्य साथियों कहां पर किया जाता है, तो ये सिक्किम में किया जाता है। कहां पर साथियों, सिक्किम में किया जाता है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कहां पर गाया गया और कब गाया गया, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। बताइए साथियों फटाफट आंसर क्या होगा। देखिए गीत वंदे मातरम ये सबसे पहले कहां पर गाया गया, तो कलकत्ता में। कब गाया गया, तो 1896 में गाया गया, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने साथियों शेर दिखाई देते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, 3 शेर दिखाई देते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया, सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। सवाना घास के मैदान साथियों कहां पर पाए जाते हैं, तो सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं साथियों, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अनुच्छेद का नाम है साथियों 57 अनुच्छेद, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो पुनः निर्वाचन की योग्यताएं हैं ये अनुच्छेद 57 में साथियों लिखी हुई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो किस अनुच्छेद की बात की गई है साथियों, अनुच्छेद 19 की बात की गई है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है साथियों प्रेस की स्वतंत्रता, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। अगर बात करते हैं साथियों प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता
वर्षा का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं रानीखेत की, तो रानीखेत की ऊंचाई साथियों अधिकतम है। अगला सवाल है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। यह सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ मुझे मोटिवेट मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं साथियों आपके लिए और इसी प्रकार की वीडियोस तैयार कर सकूं। एग्जाम से पहले आपके लिए ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करूं जो आपको आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिले, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए साथियों हर संभव प्रयास कर रहा हूं जो मेरे से हो सकता है। चैनल पर अभी जो लोग नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब साथियों जो क्लासेस आपको दी जाएंगी, जो भी आपका साथियों एनालिसिस होगा, वो समझ लीजिए वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, तो पाक जल संधि है। इसलिए जो लोग भी यहां पर हैं, ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, मुझे बताइए। तो पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है? मदुरै की अगर बात करें साथियों, तो मदुरै को ही पूर्व का एथेंस कहा जाता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 25% की बढ़ोतरी की है। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है साथियों? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया गया है। यह क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए कि किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर तो तुर्की में खोजा गया है। कहां पर खोजा गया है साथियों? तुर्की में खोजा गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो किसे साथियों शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? इनका नाम है वर्नोन डेसमंड किन, और इनको ही साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की है? तो किसने की है साथियों? नई दिल्ली ने की है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर पूरे इंग्लिश के कितने क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। इंग्लिश के साथियों देखिए आपके एग्जाम में भी पूरे जीएस प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपके सामने 25 सवाल आएंगे। तो जैसे साथियों आपके सामने 25 सवाल खुलेंगे आपके एग्जाम में, तो वैसे साथियों उसी प्रकार के वैसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देखकर एग्जाम में देने जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको ये बताना है कि कमेटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही तरीके से कहां पर लिखी हुई है, मुझे बताइए। देखिए कमेटी की अगर बात करें साथियों, कमेटी की स्पेलिंग क्या होना चाहिए? COMMITTEE होना चाहिए, और ऐसी कहां पर लिखी हुई है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमेटी का मतलब क्या होता है? कोई समिति, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको बताना है साथियों एंटोनिम, किस वर्ड का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है साथियों? प्रोग्रेस का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है भाई? कहते नहीं भाई तुम तो प्रोग्रेस कर रहे हो, यानी कि तुम तरक्की कर रहे हो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? मैं कहूंगा साथियों रिवाइज होगा। क्या होगा? रिवाइज का मतलब तो दोहराना होता है, ये थोड़ी ना इसका साथियों सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है डेक्लाइन। डेक्लाइन का मतलब क्या होता है? डेक्लाइन का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो रही है, यानी कि किसी चीज का पतन हो रहा है। अरे कोई तरक्की कर रहा है तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन कह दो तुम्हारा तो पतन हो रहा है तो वो नाराज हो जाएगा। तो मैं कहूंगा प्रोग्रेस का जो एंटोनिम होगा वो डेक्लाइन होगा। डेक्लाइन होगा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, देखिए अब आपको एडियम बताना है। एडियम का मीनिंग टू एम फॉर द स्टार्स, ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब आपसे यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है, मुझे बताइए। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए टू एम फॉर द स्टार्स का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि आपने बड़ा लक्ष्य बनाया है, आपने क्या लक्ष्य बनाया है साथियों? आपने कुछ बड़ा लक्ष्य बनाया है, यानी कि बड़ा लक्ष्य बनाने को ही क्या कहा जाता है? टू एम फॉर द स्टार्स कहा जाता है। तो आपको मतलब पता चल गया टू एम फॉर द स्टार्स का मतलब क्या होता है? बड़ा लक्ष्य बनाना। तो आपको बताने कि कहां पर लिखा हुआ है बड़ा लक्ष्य बनाना। टू सेट हाई गोल्स, ये होगा बड़ा लक्ष्य बनाना। टू बी डिजी नहीं, टू
टू गो टू इनटू स्पेस नहीं, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा टू सेट हाई गोल्स यानी कि बड़ा लक्ष्य बनाना, ये क्या हो जाएगा, टू एम फॉर द स्टार्स का अर्थ हो जाएगा टू सेट हाई गोल्स, जिनका भी आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अब आपको बताने फिर से साथियों एक इडियम का अर्थ यानी कि टू गो टू डू द डिशेस। आप लोग को बताना है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए टू डू द डिशेस का मतलब पता क्या होता है साथियों, बर्तन साफ करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों बर्तन साफ करना। अब आपको ऑप्शन में से देखकर बताने कि ये कहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में बर्तन साफ करना। टू मेक ए ग्रेट एफर्ट, इसका मतलब होगा बर्तन साफ करना नहीं। टू वॉश एंड ड्राई डिशेस, ये होगा साथियों, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा टू वॉश एंड ड्राई डिशेस, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपको, यहां पर अगर बात करें साथियों सेगमेंट आपके सामने, जैसे कि आई वाज सेगमेंट, अपसेट बिकॉज सेगमेंट आ गया, माई मदर वाज सेगमेंट आ गया, एक अलग यानी कि 4 सेगमेंट है। आपको बताना है 4 में से कहां पर ग्रामेटिकल एरर है, मुझे बताइए। देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए आई वाज अपसेट बिकॉज माई मदर वाज एंग्री ऑन मी। अब देखिए एंग्री ऑन की जगह पर विद आना चाहिए, क्या आना चाहिए साथियों, विद आना चाहिए, यानी कि एंग्री ऑन मी की जगह में क्या है, दिक्कत है, यहीं पर ग्रामेटिकल एरर है। और यहां पर आना क्या चाहिए साथियों, एंग्री विद मी होना चाहिए था। खैर अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, खाली जगह में आपको बताने कौन सा वर्ड आएगा। देखिए ही इज ए, क्या ही इज ए एक तरीके से फ्रेगाइल रीडर ऑफ मिस्ट्री बुक्स, या एविड, या अलर्ट, या साथियों एगाइल, क्या होगा यहां पर बिल्कुल सही जवाब मुझे बताइए। देखिए फ्रेगाइल की अगर बात करते हैं तो फ्रेगाइल का मतलब होता है नाजुक, यहां पर नाजुक वर्ड थोड़ी ना आएगा। एविड की अगर बात करते हैं साथियों, एविड का मतलब होता है उत्सुक, किसी काम को करने का कोई उत्सुक होता है ना, तो उसको कहते हैं। अलर्ट का मतलब क्या होता है साथियों, सावधान होता है, भैया अलर्ट हो जाओ, ठीक है, तो ये भी नहीं आना चाहिए। एगिल की अगर बात करते हैं साथियों फुर्तीला, जैसे कि आप हो, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर एविड आना चाहिए। क्यों एविड आना चाहिए, ही इज ए एविड रीडर ऑफ मिस्ट्री बुक्स, ठीक है ना, तो आंसर कहीं ना कहीं आपका बी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अब आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होगा सिक्योर वर्ड का, यानी कि सिक्योर यहां पर एक वर्ड दे रखा है, आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या होगा। सबसे पहले अगर बात करें सिक्योर को क्या मतलब, देखिए सुरक्षित रखना एक तरीके से कह सकते हैं, किसी चीज को सुरक्षित करना एक तरीके से क्या कहलाया जाता है साथियों, उसको सिक्योर करके रखो, तो इसका सिनोनिम क्या इग्नोर हो जाएगा। भाई इग्नोर क्यों होगा, नजरअंदाज क्यों होगा, फॉरगेट होगा, भूल जाना, ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों डिसजॉइन भी नहीं होगा, यानी कि अलग कर देना, या जॉइन का मतलब होता है साथियों मतलब मिलाना एक तरीके से, डिसजॉइन का मतलब जुदा करना हम लोग कह सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट का मतलब भी होता है साथियों सुरक्षित करना। तो मैं कहूंगा कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए अभी हम लोग साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे और मैथ के क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए साथियों रीजनिंग और मैथ ये आपकी क्वालिफाई है, क्या है साथियों, क्वालिफाई है। सिलेक्शन का पूरा दारोमदार जीएस प्लस करंट अफेयर और उसके अलावा इंग्लिश पर ही साथियों डिपेंड करता है। चलिए अब अगर बात करते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो जिन लोगों ने भी साथियों चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि गलत वर्ड यहां पर कहां पर है, चलिए बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल इसकी इंग्लिश सही है, ऑडियंस भी यहां पर सही लिखा हुआ है। कंपलसरी की जब हम बात करते हैं ना साथियों, देखिए COMPUL यहां तक तो सही है, लेकिन SO यानी कि ई की जगह पर O आना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों तो मैं कहूंगा यहां पर आपकी दिक्कत है। सही क्या होगा, सही भी साथियों मैंने आपको बता दिया, और पोटेंशियल की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। अगला सवाल देखिए यहां पर आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि लिखा हुआ है ए लाइन एट which the अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपेयर टू मीट, तो आपको यहां पर यह बताना है कि इस वन वर्ड को साथियों एक वन वर्ड में कैसे कह सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए अगर बात करते ए लाइन एट विच द अर्थ इज सरफेस,
एंड द स्काई अपीयर टू मीट। तो यहाँ पर साथियों पता क्या होगा, हॉरिजन होगा। हॉरिजन का मतलब होता है साथियों क्षैतिज, और यहाँ पर क्षैतिज की ही बात की गई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि वियर एंड टियर। वियर एंड टियर ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें वियर एंड टियर का मतलब आखिर क्या होता है, तो वियर एंड टियर का मतलब होता है साथियों टूटना फूटना। क्या इसका मतलब होता है, टूटना फूटना मतलब होता है, तो मैं कहूंगा डैमेज्ड कॉज्ड बाय यूज, ये होगा। रिपेयर टू बी, रिपेयर आ गया नहीं होगा। रिफ्यूज टू यूज बिकॉज ऑफ रिप, ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रॉय आफ्टर यूजिंग, ये भी नहीं होगा। डैमेज का मतलब क्या भाई, टूट फूट आ गई, वो खराब हो गया, उसमें दिक्कत आ गई। तो मैं कहूंगा वियर एंड टियर का अर्थ क्या हो जाएगा, डैमेज कॉज्ड बाय यूज हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको एसिस्ट का बताना है कि आखिर सिनोनिम क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एसिस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा वर्ड असिस्टेंट। असिस्टेंट जो आपकी मदद करता है, जो आपकी सहायता करता है, तो कहीं ना कहीं असिस्ट का मतलब भी हो जाएगा साथियों सहायता। क्या हो जाएगा, सहायता हो जाएगा। सिनोनिम पूछा है, अब आपको बताएं इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है सहायता करना। देखिए चेक का मतलब क्या होता है भाई, चेक करना, उसकी जांच करना, ठीक है ना। डिले का मतलब आप सभी को पता है कि देर हो जाना, ठीक है। पार्डन की अगर बात करते हैं साथियों माफी मांगना कहते हैं, लेकिन एड की अगर बात करें साथियों इसका मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। तो मैं कहूंगा सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, और ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अब आपको बताना है साथियों सिनोनिम क्या होगा स्पर्न का, यानी कि स्पर्न की अगर बात करते हैं साथियों स्पर्न का सिनोनिम क्या होगा, फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्न का मतलब होता है साथियों क्या, किसी चीज की, मान लीजिए किसी की बेइज्जती हो जाती है, किसी का तिरस्कार हो जाता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं भाई स्पर्न। अब आपको बताना है कि तिरस्कार यहां पर किसका यहां पर लिखा हुआ है, तिरस्कार कहां पर लिखा हुआ है। देखिए इंक्लूड की अगर बात करें तो इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, तो ये तो होगा नहीं इसका सिनोनिम। डिस्पाइस की जब हम बात करते हैं साथियों, डिस्पाइस की अगर बात करें या उसके अलावा गॉसिप की बात करें, गॉसिप का मतलब गपशप होता है, गपशप करना, ठीक है। और एडमायर की अगर बात करते हैं साथियों, एडमायर का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो ये तो तिरस्कार लिखा हुआ है। मैं कहूंगा डिस्पाइस का मतलब क्या होता है, डिस्पाइस का मतलब भी साथियों तिरस्कार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका स्पर्न का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पाइस हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें साथियों कुछ नहीं आपको करना है, ट्रीज क्लीन एंड एयर एंड रिमूव पॉल्यूटेड गैसेस। तो आपकी अगर बात करें साथियों क्लीन इन एयर, क्लीन इन एयर की जगह पर क्या आएगा, बस आपको इतनी सी बात बताना है। अगर क्लीन इन एयर बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी आंसर हो। चलिए देखिए क्लीन द एयर होना चाहिए, ट्रीज क्लीन द एयर एंड रिमूव पॉल्यूटेड गैसेस, तो आपका क्लीन द एयर यहां पर आना चाहिए, क्लीन इन एयर यहां पर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए अब आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, देखिए और मुझे बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें ओवर अलग, रिएक्ट अलग, तो ओवर रिएक्ट तो साथियों बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है। डिसओबीडिएंट की बात करें, देखिए डिसओबीडिएंट की स्पेलिंग ऐसे नहीं होगी। डिसओबीडिएंट का मतलब क्या होता है, ओबीडिएंट का मतलब होता है कोई अगर आपकी बात मान रहा है, ठीक है, लेकिन अगर जो आपकी बात नहीं मान रहा है उसको डिसओबीडिएंट कह सकते हैं। तो डिसओबीडिएंट की स्पेलिंग DISOBE, DISOBE हो गया। उसके अलावा साथियों DIENT, ये ए जो है ना, ये ए एक्स्ट्रा है। तो मैं कहूंगा किस वर्ड में दिक्कत है, इनकरेक्ट कौन सा वर्ड है, ऑप्शन नंबर बी वाला है, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। डिसअप्रूव का मतलब साथियों रिजेक्ट करना होता है, ठीक है ना। चलिए तो मैं कहूंगा इसकी भी सही है, और ये लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बताइए सही जवाब क्या होगा। टैगोर वाज ए पोएट एज वेल ए पैट्रियट। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए साथियों एक सेगमेंट ये है, एक ये वाला है, और एक साथियों ये वाला। आपको बताने कि कहां पर किस सेगमेंट में साथियों दिक्कत आपको लग रही है, गलती आपको दिख रही है। टैगोर वाज ए पोएट एज वेल एज, देखिए एज वेल एज होना चाहिए, ठीक है, एज वेल एज होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, ऑप्शन नंबर यानी कि एज वेल में है, तो दिक्कत यहां पर है, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज्ड टू डिस्क्लोज दिस
डिस्क्लोज हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब डिस्क्लोज आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट आना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट आना चाहिए, डिस्कवर आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए डिस्कवर की अगर बात करते हैं, डिस्कवर का मतलब होता है साथियों खोजना, ये आप भी जानते हैं। और डिस्ट्रैक्ट की अगर बात करें साथियों, मतलब अपने ट्रैक से हट जाना, डिस्ट्रैक्ट मतलब। और डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या हो जाएगा साथियों, कोई चीज बांटना, क्या, कोई चीज बांटना, ठीक है, वितरित करना। डिस्क्लोज की अगर बात करते हैं, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है साथियों, किसी का रहस्य खोल देना, यानी कि खुलासा कर देना। तो यहां पर क्या आना चाहिए, द न्यूज रिपोर्टर रिफ्यूज्ड टू डिस्क्लोज हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डिस्क्लोज यहां पर आना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, लिखा हुआ है इन द जंगल ही सॉ ए ग्रोव ऑफ वॉल्व्स। अब यहां पर वॉल्व्स की अगर बात करें, वॉल्व्स का मतलब क्या होता है साथियों, भेड़ हम लोग कह सकते हैं। वॉल्व का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, भेड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ग्रोव ऑफ वेल्व्स यानी कि उसने भेड़ियों का समूह देखा। अब भेड़ियों के समूह को क्या कहेंगे, ग्रोव ऑफ वॉल्व्स कहेंगे, पैक ऑफ वॉल्व्स कहेंगे, बंच ऑफ वॉल्व्स कहेंगे, या हर्ड ऑफ वॉल्व्स कहेंगे। तो मैं कहूंगा साथियों पैक ऑफ वॉल्व्स कहते हैं भेड़ियों के समूह को या भेड़ियों के झुंड को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों एंटोनिम आपको बताना है किस वर्ड का, डिपोजिट वर्ड का। तो डिपोजिट वर्ड की अगर बात करें, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखिए डिपोजिट, आप पैसा डिपोजिट करते हैं बैंक में तो जमा करना कहलाया जाता है, जमा करना। तो पैसा निकालने को क्या कहा जाता है, क्या, पैसा निकालने को क्या कहा जाता है साथियों, आप भी जानते हैं विड्रॉ कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। क्या साथियों, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसका मतलब क्या होगा मुझे बताइए। देखिए यानी कि लोगों के समूह को क्या कहा जाएगा, लोगों के समूह को प्रेड कहा जाएगा, प्रेड कहा जाएगा नहीं साथियों। उसके बाद हर्ड भी नहीं कह सकते साथियों, हॉर्ड कहा जाएगा। यानी कि लोगों के समूह को, लार्ज ग्रुप एक बड़ा समूह है लोगों का, इसको हॉर्ड कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ट आपको बताना है, कहां पर दिक्कत है, किस ऑप्शन में दिक्कत है। देखिए कोलाइड की बात करें, कोलाइड का मतलब क्या होता है साथियों, एक तरीके से टकरना, एक तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। कहीं पर टकरना भी कहते हैं, कहीं पर टकराना भी कहते हैं। तो कोलाइड का मतलब जेलस की, देखिए जेलस की स्पेलिंग ऐसे थोड़ी ना लिखी जाएगी। जेलस की स्पेलिंग क्या होती है साथियों, JEALOUS होती है, क्या, JEALOUS होती है। जेलस का मतलब क्या होता है, जलना, ईर्ष्या करना। उसके अलावा यहां पर इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसकी भी सही है साथियों। मैं कहूंगा दिक्कत किस ऑप्शन में थी, ऑप्शन नंबर बी में थी, इसलिए सही जवाब आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताने, क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिसीज, यानी कि जो बच्चों का एक तरीके से जो मेडिकल लाइन में एक्सपर्ट होता है, या हम कह सकते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है चिल्ड्रन और उसकी बीमारियों के मामले में, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। उसको क्या साथियों फिजिशियन कहते हैं, नहीं। उसको क्या साथियों कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, नहीं। उसको साथियों क्या यहां पर साथियों नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, नहीं साथियों। उसको पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहां पर कट नहीं सही बनना चाहिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्योंकि साथियों अगर बात करें नेफ्रोलॉजिस्ट उसे कहा जाता है जो किडनी से संबंधित डॉक्टर होता है, क्या, जो किडनी से संबंधित डॉक्टर होता है। कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, जो हृदय से संबंधित, क्या, हृदय से संबंधित डॉक्टर होता है। और फिजिशियन को साथियों चिकित्सक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चिकित्सक कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब आपको बताना है पास द बटन। पास द बैटन की अगर बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है साथियों, किसी दूसरे पर जिम्मेदारी सौंपना, खुद काम ना करना, किसी दूसरे पर जिम्मेदारी सौंप देना, इसको पास द बैटन कहा जाता है। अब आपको बताना है कि कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, शेयर ए रिवार्ड विद समवन नहीं, टेक ए पार्ट इन रिले रेस नहीं साथियों, शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को शिफ्ट कर देना, इसको ही कहा जाता है पास द बटन। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर, यानी कि अगर बात करें साथियों एक ऐसा बंदा जो फूलों को, ठीक है ना, फूलों को अरेंज करता है, उसको बेचता है, उसको क्या कहेंगे, उसको तो फूल वाला कहा जाता है। और फूल वाला को क्या कहा जाता है, फ्लोरिस्ट कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, आपसे कहा जा रहा है साथियों यहां पर
अंडरलाइन की बात करें तो यहां पर है साथियों ट्रांजैक्शन में, आफ्टर ग्रेजुएशन ही फाउंड ए ट्रांजैक्शन जॉब एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन रीजनल ऑफिस। तो आपको बताना है ट्रांजैक्शन की जगह पर क्या आएगा, रेकेटी आएगा या स्टॉलवार्ट आएगा या ऑस्पिशियस आएगा या स्टेबल आएगा। तो क्या आना चाहिए, स्टेबल आना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर आप लोग देखिए साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग का पहला सवाल आपको आखिर ये बताना है कि विषम, देखिए आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सबसे विषम ऑप्शन कौन सा है। देखिए डायबिटीज, अल्सर, हार्मोन, एनीमिया, ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है। हार्मोन कोई बीमारी थोड़ी ना होती है साथियों, तो ये सबसे अलग हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत ध्यान से आपको देखना है इस सवाल को। देखिए कहा गया है कि दी गई संख्या प्रतीक, यानी कि इसमें संख्या भी है प्रतीक भी है, इस श्रृंखला का संदर्भ कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है साथियों कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक आता हो और ठीक बाद में भी एक प्रतीक आता हो, यानी कि एक प्रतीक आना चाहिए, क्या उसके बाद एक संख्या आना चाहिए और फिर से क्या आना चाहिए, फिर से एक साथियों प्रतीक आना चाहिए। तो अगर बात करें, देखिए अब ये प्रतीक हो जाएगा, ये भी प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब प्रतीक है और संख्या तो आपको पता है। देखिए ये एक संख्या हो गई, ये एक संख्या हो गई और इधर भी प्रतीक है और इधर भी प्रतीक है, यानी कि ये हमारी एक संख्या हमें मिल गई। अब देखिए यहां पर बात करें, ये एक संख्या, इससे पहले तो एक प्रतीक है लेकिन इसके बाद प्रतीक नहीं है। अब ये देखिए साथियों, अगर बात करें ये एक संख्या है, इसके पहले भी प्रतीक है, इसके बाद भी प्रतीक है, तो ये दूसरी संख्या हमें मिल गई, ठीक है। यानी कि अब हम कह सकते हैं 2 संख्या हमें मिल चुकी हैं जिसके पहले भी प्रतीक है, बाद में भी प्रतीक है। यहां पर अगर बात करें, ये तीसरी संख्या है साथियों जिसके पहले प्रतीक है, बाद में प्रतीक है। ये एक चौथी संख्या है साथियों जिसके पहले प्रतीक है, बाद में प्रतीक है। उसके बाद भी क्या कोई है साथियों, देखिए जरा, उसके बाद तो कोई नहीं है। यह संख्या पहले तो प्रतीक है, बाद में प्रतीक नहीं है। तो मैं कहूंगा साथियों ऐसी 4 संख्याएं हैं जिनके पहले भी प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा साथियों जूम कर देता हूं इसको आप सभी लोगों के लिए। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने डिक्शनरी देखी होगी, आपको पता होगा ना साथियों कि इसी टाइप से वर्ड लगते हैं डिक्शनरी में। तो आपको ये बताने कि डिक्शनरी में कैसे वर्ड लगते हैं साथियों, मुझे बताइए। चलिए सबसे पहले अगर बात करें जे यू, देखिए जे जो सब में है, ठीक है, जे यू आ गया, ओ आ गया, जे यू आ गया, जे यू हो गया। मैं कह सकता हूं कि यू होता है 21 पर, ओ होता है 15 पर, तो या तो ये पहले आएगा या ये पहले आएगा। तो जे ओ यू, आर आर, एन, जे ओ यू आर, एन भी आ गया, एन भी आ गया। अब देखिए ई बाद में आएगा, ए पहले आएगा, तो मैं कहूंगा 2 नंबर सबसे पहले आएगा और उसके बाद साथियों 5 नंबर आएगा, यानी कि ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें से देख लीजिए जे यू एस, जे यू आर, जे यू डी, तो सबसे पहले जे यू डी आएगा, यानी कि चौथा आ जाएगा। और उसके बाद जे यू एस पहले आएगा, ये जे यू आर पहले आएगा, तो जे यू आर पहले आएगा, तो ये 3 हो जाएगा, फिर साथियों 1 हो जाएगा। 25,431 कहां पर लिखा हुआ है, 25,431 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, कहा गया है कि सल्फर का संबंध सल्फर डाइऑक्साइड से है, तो हाइड्रोजन का संबंध किससे होगा। जाहिर सी बात है भाई साहब, अगर सल्फर का संबंध सल्फर डाइऑक्साइड से है तो हाइड्रोजन का संबंध हाइड्रोजन डाइऑक्साइड से हो जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा साथियों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें, आपसे पूछा यह जा रहा है कि दिए गए शब्दों के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, देखना है और बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए अगर बात करें, ये लिखा हुआ SIO, SI ये हो गया, O ये हो गया, RIR ये हो गया, I ये हो गया, AL A कहां गया, ए ये हो गया और एल ये हो गया, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो बनाया जा सकता है। इसी प्रकार हम दूसरे वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, LIB, तो LIB ये हो गया और ई आपका ये हो गया
और आर ए एल, आर ए ये हो गया, एल किधर गया? अच्छा यहां पर 2 बार एल आ रहा है, यहां पर सिंगल एल है, तो मैं कहूंगी ये वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों कुछ क्वेश्चन लाए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मैंने चंद क्वेश्चन लिए हैं साथियों आपके लिए यहां पर रीजनिंग के, और चंद क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे मैथ के। तो मैथ का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। पूरे सवाल में सिर्फ एक संख्या लिखी है और इस एक संख्या से आपको बताने के आंसर क्या होगा, दोगुनी यहां पर है। कह रहे कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि, क्या कहा जा रहा है साथियों, कोई राशि कहा जा रहा है। मैं कहूंगा कितने प्रतिशत वार्षिक दर आपसे पूछी जा रही, आपसे आर का मान पूछा जा रहा है और दर से कोई राशि 10 वर्षों में, यानी कि समय आपको कितना दे रखा है साथियों, 10 वर्ष समय आपको दे रखा है, दोगुनी हो जाती है। यानी कि अगर कोई राशि मान लेते हैं एक्स हो जाती है, एक्स होती है, यानी कि मूलधन मान लीजिए एक्स होता है, तो वो 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, मिश्रधन कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। तो आर का आपको पता है साथियों, आर बराबर क्या होता है साथियों, आर बराबर एसआई होता है गुणा 100 होता है और बटे में क्या हो जाता है, पी गुणा टी आ जाता है। तो अब अगर बात करें साधारण ब्याज क्या होता है, ए माइनस पी होता है, यानी इन दोनों का अंतर करेंगे तो साथियों एक्स निकलेगा। तो साधारण ब्याज की जगह पर एक्स गुणा 100 आ जाएगा और यहां पर साथियों पी कितना दे रखा है, पी एक्स दे रखा है और टी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, यानी कि दर बराबर कितना आ गया साथियों, 10% आ गया। आर बराबर 10% आ गया, तो 10% क्या होगा, 10% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि सही जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि एक दुकानदार की लगातार 4 महीनों के लिए 10,000, 7,500, 8,000, 10,500 रुपए में बिक्री हुई, यानी कि पहले महीने में 10,000 की बिक्री हुई, उस दूसरे महीने में 7,500 की, तीसरे महीने में 8,000 की और चौथे महीने में 10,500 रुपए की बिक्री होती है किसी व्यक्ति की। तो कह रहे हैं कि 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसे 5 महीनों में 9,000 रुपए की औसत बिक्री मिले। अब देखिए औसत यहां पर आपको दे रखा है, आपने भी एक सूत्र सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा। औसत बराबर क्या होता है साथियों, औसत बराबर होता है, ठीक है ना, यहां पर तो साथियों कुल संख्या आ जाएगी, क्या यहां पर कुल संख्या आ जाएगी, जितने भी महीनों की बात की गई है वो संख्या यहां पर आ जाएगी और यहां पर उनका योग आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों यहां पर औसत की, तो जरा देखिए अब कुल संख्या क्या है, यानी कि कितने महीनों की बात चले, कुल मिला के 5 महीनों की बात, 4 महीने ये और 5वां महीना ये, तो 5 साथियों यहां पर आ जाएगा। अच्छा औसत दिया कितना गया है, औसत 9,000 दे रखा है, तो औसत जो चीज दे रखी है उसकी जगह पर हम 9,000 लिख लेंगे। औसत कितना है साथियों, 9,000 यहां पर है। अब ये क्या है, ये योग है। अब योग का मान पता कैसे आप निकालोगे, जब इन दोनों की आप गुणा निकाल दोगे, कितना निकलेगा, 9 पंजे 45 और 3 जीरो लगे हैं, तो 45,000 आपका ये आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पांचों महीनों का जो साथियों उसने बिक्री की, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, वो उसने कितने की बिक्री की, उतने साथियों 5 महीने में 45,000 रुपए की बिक्री की। लेकिन यहां पर 4 महीनों की बिक्री दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 महीनों की बिक्री को जोड़ लो और उसमें से इसको घटा दो, जो आएगा वही तो 5वें महीने की बिक्री होगी। जरा इसको जोड़ो साथियों, कितना आता है, देखो ये आपका आ गया साथियों 10 और 8 18,000 आ गया, ये आपका 18,000 हो गया, चलिए 18,000 हो गया। और ये आपका कितना हो गया साथियों, देखिए 10,000, ये आपका 11,000 हो गया, इधर ये 500 इधर आ गया, 11,000 और 7,000 तो 18,000 हो गया, तो 18 18 36 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर बात करें 36,000 जो है ना, ये 4 महीनों की कुल मिला के बिक्री है और ये 5 महीनों की कुल मिला के बिक्री है। तो इसको जरा घटाओ साथियों, कितना आता है आपके सामने 9,000 आता है। 9,000 जो होगी वो 5वें महीने की बिक्री होगी, तो 9,000 आपका क्या होगा साथियों, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले था, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कहने कि अपनी सामान्य चाल से 3/4 चाल से चलते हुए तन्वी अपने सामान्य समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है। यानी कि वो पहले 4 स्पीड से चल रही थी। अगर हम चालों की बात करें,
चालों की बात करें तो पहले वो अगर हम मान लेते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी लेकिन उसके बाद वो अपनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कर देती है, तो होता क्या है, तो वो अपने समय से 2 घंटा ज्यादा समय ले लेती है। क्या 2 घंटा ज्यादा समय ले लेती है। और आपको पता है चाल का उल्टा क्या होता है साथियों, समय हो जाएगा। यानी कि अगर उसकी चाल का अनुपात 4:3 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। यानी कि अगर उसको पहले 3 समय लग रहा था तो अब उसको 4 समय लगेगा। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि उसने ऐसा, जब वो अपनी स्पीड को घटा देती है, ठीक है, 4 से 3 कर देती है, तो उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। यहां पर साथियों अंतर कितना है, 1 है। मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर अगर बात करें अंतर, देखिए मान लेते हैं इसकी 3x है, ये 4x है, तो ये 4x में से 3x जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 2 घंटे आ जाएगा। तो जब x बराबर 2 घंटे आ गया है, इसका मान निकाले 4 दूना 8 और इसका मान निकाले 6 आ जाएगा। यानी कि पहले उसको अगर समय 6 लग रहा था, 6 घंटे, तो अब उसको समय 8 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। और यहां पर भी ये दे रखा है कि अपने सामान्य समय से 2 घंटे वो अधिक ले रहा है। ठीक है, तो 2 घंटे अधिक है, तो कह रहे हैं कि उसका सामान्य समय क्या है, तो उसका सामान्य समय 6 घंटा था। यानी कि वो 6 घंटे में चल रही थी, लेकिन वो स्पीड जब कम करती स्पीड को तो 8 घंटे में पहुंचती है। तो 6 घंटे क्या होगा साथियों, 6 घंटे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि वार्षिक रूप से संयोजित 8%, क्या साथियों 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक मूलधन 3 वर्षों में 19,000 हो जाता है। यानी कि अगर बात करें साथियों ए, यानी कि जो मिश्रधन दे रखा है वो 19,683 दे रखा है, और समय कितना दे रखा है, समय साथियों 3 वर्ष दे रखा है, दर कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है। तो आपसे पी का मान पूछा जा रहा है, मूलधन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें सूत्र लगा दे तो वही ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी। ए यहां पर दे रखा है साथियों, कितना दे रखा है, 19,683 बराबर पी 1 + r कितना है साथियों, 8% बटे 100 की पावर 3। इसको कट करेंगे साथियों, 2 से कट करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 और यहां पर 50 आ जाएगा, और कट करेंगे साथियों 25 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। यानी कि 25 से कम 25, 25 2 27, 27 बटे 25 आ गया। यानी कि p गुणा 27 बटे 25। अब देखिए पावर 3 लिखिए ना, तो इसको 3 बार लिख दो, 27 बटे 25, 27 बटे 25 और 27 बटे 25, और यहां पर क्या आ जाएगा, 19,683 यहां पर आ जाएगी। इतनी बात समझ गए आप लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसको अब आपको सिर्फ कैलकुलेट कराना है। देखिए अगर हम इसको कट करें 9 × 3 = 27 और इसको अगर कट करें 9 दूना 18, 1 चला गया, 9 एकम 9 कितना आ गया साथियों, यहाँ पर 9 एकम 9 ये आपका 7 हो गया, 78 हो जाएगा, ये 9 8 72 हो जाएगा, 6 बचेगा 63 हो जाएगा, 9 5 45, 9 6 56, 9 7 63, तो इनके यहाँ पर आ गया। इसको अगर 3 से कट करें साथियों, 3 एकम 3, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 निम 27 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब आपके सामने आ गया है 729 बराबर पी गुणा 27 बटे 25 गुणा 27 बटे 25, और साथियों ये क्या हो जाएगा, ये एक 25 एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक बार कटा नहीं था। अब इसको अगर साथियों हम लोग कट करें, देखिए 3 से कट करें, 3 निम 27 हो जाएगा। इसको थोड़ी सी जगह की जरूरत है मुझे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 से ये पूरा कटेगा साथियों, क्या, हाँ 9 से ये पूरा कट जाएगा, 9 एकम 9, और ये कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 9 5 45, 9 चौक 54, 9 7 63 हो जाएगा, और इस 27 से पूरा 27 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब आपको पता क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 25 गुणा 25 गुणा 25 कर दीजिए, और 25 गुणा 25 गुणा 25 क्या हो जाएगा साथियों, यही तो पी का मान हो जाएगा, यही पी का मान हो जाएगा। तो 25 गुणा 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 15,625 हो जाएगा, और ये क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यानी कि 25 गुणा 25 की अगर बात करते हैं ना साथियों, तो ये क्या है, ये 25 का क्यूब ही तो है, 15,625। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये साथियों क्वेश्चंस इतने थे। कैसे लगे साथियों ये क्लास, आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और